आज आज प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ये पूरा आज कवर कर लेंगे हम लोग ना, शुरू से लेकर के लास्ट तक। सवाल को दूसरे वीडियो में ना। चलिए, अब प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर का नाम है, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, इसी से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखना है। तो पहले तो हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। पहले प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम सहित इसके जो सूत्र हैं सबको ही देख लेंगे। ठीक, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पारदर्शी, तो पारदर्शी तो अपवर्तन में आ जाएगा। ठीक, चिकने सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाए। देखो, जैसे ये हमारा एक माध्यम है, इसका एक भाग कलई कर दिया गया है। ठीक, यहाँ से कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक, यहाँ आपका विलंब रहेगा बीच में, और टेढ़ा हो गया ये बीच में हमारा क्या है, अविलंब है। फिर ये हमारी है आपतित किरण, फिर यहाँ से अविलंब पर पड़ने के बाद ये क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको, आपतित किरण। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और ये हमारा क्या है, अविलंब है। ये क्या है, अविलंब। और इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ जो आपतित किरण है और ये अविलंब है, इन दोनों के बीच बनता है आपतन कोण। ठीक, और ये है परावर्तित किरण और ये हमारा क्या है, अविलंब। इन दोनों के बीच हमारा क्या बनता है, परावर्तन कोण बनता है। तो आपतन कोण को दिखाते हैं I से, परावर्तन कोण को दिखाते हैं R से, जो कि इसके नियम में, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में इसका नियम कितना होता है, 2। इसके 2 नियम होते हैं, जो कि पहला नियम हमारा क्या होता है कि आपतित किरण और कौन सी किरण, परावर्तित किरण और ये अविलंब, तीनों हमारे क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यहाँ आपको लिख देना है कि आपतित किरण, आपतित किरण, फिर उसके बाद परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, एवं अभिलंब। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा है प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R। आपको यहाँ लिखना होगा कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हो गया प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा आपको क्या देनी है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक चिकने तल पर पड़ती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपकी ये है आपतित किरण, यानी कि अगर कहीं भी पूछ दे कि आपतित किरण किसे कहते हैं या परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे कि प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें क्या कहलाती है, आपतित किरण। फिर यहाँ टकरा करके वापस लौटने वाली किरणों को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। फिर परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, सदैव ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमेशा एक चीज और याद रखिएगा कि हमेशा कोण I प्लस कोण R, इन दोनों का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है ना। तो कभी भी अगर मान लीजिए आपको आपतन कोण का मान दे दिया गया और परावर्तन कोण का मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सपोज कीजिए हमने ये कह दिया कि देखिए आपतन कोण I का जो मान होगा, क्या होगा, आपतन कोण I का मान कितना है, मान लीजिए कि इसका मान दे दिया गया आपको 45। क्या दिया गया, 45। और हम कहें कि परावर्तन कोण का मान ज्ञात किए तो कितना बताएंगे आप लोग, 45 बताएंगे।
यानी कि इसका मान हमारा हो गया 45, ये कोण R इक्वल टू 90, तो कोण R का मान भी कितना आएगा हमारा 45 आएगा। कितना आएगा 45, ठीक है। जो परावर्तन होता है ना दोनों किरणों का, ये 90 डिग्री पर होता है। किस पर होता है 90 डिग्री पर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे हमारा क्या है, अब आगे आपका सिलेबस में आता है गोलीय दर्पण आता है। क्या आता है गोलीय दर्पण। जैसे आगे तो आप कहें कि प्रतिबिंब कैसे होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब हमारा ऐसे बनता है कि जब दो किरणें किसी मतलब अनंत चल करके आती हैं, ठीक है, परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर मिलेंगी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। और ये होते हैं दो प्रकार के, एक वास्तविक होता है और एक आभासी होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक का मतलब होता है कि जब दो किरणें वास्तव में मिलती हैं किसी बिंदु पर, तो वहां पर हमारा क्या बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक। और आभासी का मतलब होता है कि जब दो किरणें, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी हम आभास करते हैं, तो वहां पर बनता है हमारा आभासी प्रतिबिंब, ठीक। तो ये वास्तविक और क्या हो गया आभासी, ठीक। हमेशा याद रखना कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा ही बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो सीधा बनेगा, कभी भी उल्टा नहीं बनता है, ठीक। और हमें देखने को मिलेगा आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमें ज़्यादा किससे मिलते हैं, उत्तल दर्पण से। किससे, उत्तल दर्पण से। अवतल दर्पण से वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब ज्यादा बनता है। वो हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब के बनने वाले नियम पर, जब हम चित्र को बनाएंगे तब, ठीक। तो अब इसको मेरे, चलिए अब देखते हैं हम लोग दर्पण। क्या देखते हैं दर्पण। जो दर्पण होता है यानी कि मिरर, वो आपके होते हैं दो टाइप के। एक तो हमारा होता है समतल दर्पण। क्या होता है समतल दर्पण। और ये एक हमारा होता है गोलीय दर्पण। एक क्या होता है गोलीय दर्पण, ठीक है ना। दर्पण हमारे होते हैं दो प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक क्या होता है गोलीय दर्पण, ठीक है। देखिए समतल दर्पण जो होता है ये हमेशा क्या करता है कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह सदैव आभासी और कैसा होता है सीधा होता है, ठीक है। प्रतिबिंब का साइज जो होता है वह वस्तु के साइज के बराबर होता है। यानी कि जब भी समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा तो वो कैसा बनाएगा आभासी एवं सीधा बनाता है। कैसा बनाता है आभासी एवं सीधा, ठीक है। और ये क्या करता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनाएगा, न तो वस्तु से छोटा न तो वस्तु से बड़ा, ठीक है। तो ये बनाता है प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, ठीक है। देखिए समतल दर्पण से आप किसी भी वस्तु को जितनी दूरी पर लेकर जाएंगे, ठीक है ना, जितनी दूरी पर लेकर जाएंगे उतना ही इसका प्रतिबिंब छोटा बनता है, ठीक है। जितना ही समतल दर्पण से दूरी पर किसी वस्तु को ले जाएंगे समतल दर्पण उस वस्तु का उतना ही छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और जितनी ही नजदीक लेकर आएंगे वो उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। समझ गए ना। और क्या होता है जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा जो दायां हाथ होता है वह प्रतिबिंब का क्या दिखाता है बायां हाथ। मतलब जब भी हम समतल दर्पण में देखेंगे, ठीक है, तो जो हमारा दाहिना हाथ होता है वो हमारा उसमें दिखाया जाता है बावां, और जो बायां होता है वो दिखाया जाता है दायां, ठीक है ना। मतलब प्रतिबिंब तो कैसा है आभासी है, सीधा है, लेकिन वो हमारा क्या होता है आभासी होता है। समझ में आ गया ना। समतल दर्पण हमेशा आभासी और बनाएगा प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के बराबर। समतल दर्पण से जितना ही दूर आप वस्तु को लेकर जाएंगे वह उतना ही छोटा उसका प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। चलिए छोटा का मतलब जितना दूर लेकर जाएंगे ना उसमें भी आपको प्रतीत होगा कि ये वस्तु दर्पण से बहुत ही दूरी पर है, आपको उसमें आभास होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग किसको गोलीय दर्पण को। तो आप लोग सिलेबस में पढ़े ही होंगे कि गोलीय दर्पण हमारे कितने होते हैं दो प्रकार का। एक होता है अवतल दर्पण, क्या होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है उत्तल दर्पण। दूसरा क्या होता है उत्तल दर्पण। जो अवतल दर्पण होता है, ठीक है,
क्या होता है, अवतल दर्पण। यानी कि देखिए गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण को एक खोखले गोले यानी कांच का एक खोखला गोला होता है, उसी से काट करके इसको निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका इस प्रकार से एक क्या है, गोली है, दर्पण है। हम इसके बीच में से काट देंगे, ऐसे ही क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो जो हमारा गोली दर्पण होगा वो दो प्रकार मतलब कि दो भागों में ये बंट जाएगा ना। अगर हम इसका बाहरी वाला भाग कलई कर देते हैं, कौन सा भाग, बाहरी वाला, तो ये हमारा बन जाता है अवतल दर्पण। क्या बन जाता है ये, अवतल दर्पण। अगर हम इसी के अंदर वाले भाग को और कलई कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण। क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण। ठीक है ना। तो बीच से तो आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस गुजरेगा ही, समझ गए ना। बोलिए। तो इस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषा एकदम आसान है कि नहीं, कि जिस दर्पण के यानी कि वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग, ये देखो उभरा हुआ भाग है ना, जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया जाए और दबा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वह गोली दर्पण जिसका दबा हुआ भाग कलई किया जाए, उभरा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, उसमें दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखिएगा और आगे चलते हैं, तो हमेशा हम दर्पण का दाहिना वाला भाग क्या करते हैं, कलई करते हैं, और बायां वाला भाग हमेशा क्या होता है, परावर्तक होता है। यानी कि हम बाएं वाले भाग से क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं, और दाहिना वाला भाग तो कलई किया ही गया है, उधर से प्रकाश आ ही नहीं सकता है। चलिए अब हम लोग गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को देख लेते हैं ना, चित्र के माध्यम से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। डायग्राम से देखो ये हमारा बन गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो अवतल से ही हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे बन जाएगा, ये हमारा होता है ध्रुव को निरूपित करते हैं किससे, P से। ये मुख्य फोकस यहाँ हो गया वक्रता केंद्र। अब हमको देखो दर्पण का जो द्वारक हो गया ये मान लो M1 और ये क्या हो गया, M2। कहीं कहीं आपको M और N बताया जाएगा तो भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो M1 और M2 से हम यहाँ दर्पण का द्वारक दिखा लिए हैं। ठीक है, और वक्रता केंद्र और क्या हो गया, मुख्य फोकस। तो कहा जाए कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। देखिए तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं किस पर, ध्रुव पर। ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहते हैं। ठीक है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, दर्पण के मध्य बिंदु को कहा जाता है दर्पण का ध्रुव। ठीक है, दूसरी चीज इसका मुख्य फोकस या खाली फोकस कह दीजिए। मुख्य फोकस क्या होता है, हाँ, अनंत से जाने वाले जो प्रकाश की किरणें होती हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर के मिलती हैं। ठीक है, जिस बिंदु से जाकर के मिलती है या फिर जिस बिंदु से होकर के जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का उसे ही हम लोग कहते हैं कि गोली दर्पण का मुख्य फोकस। देखो हम अनंत से यहाँ पर प्रकाश को लेकर जाएंगे, यहाँ से इसका क्या कराएंगे, परावर्तन, तो ये हमेशा कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से। तो ये इसकी परिभाषा बन जाती है। ठीक, अब हम जब दर्पण से प्रतिबिंब बनने के जब नियम पढ़ेंगे तो आपका फर्स्ट नियम यही रहेगा कि मुख्य अक्ष, जैसे को मुख्य अक्ष क्या है, ये हमारी जो है ना रेखा, ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है। तो कह सकते हैं कि जो PC है, यानी ये इसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र, इसे कहते हैं ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है उसी को कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष भी आपको यहाँ क्लियर हो गया ना। मुख्य अक्ष को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसी मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी प्रकाश की किरणें जाएंगी तो यहाँ पर इसका परावर्तन हो ही जाएगा। तो परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु पर मिलेंगी या जिस बिंदु से होकर जाएंगी वह बिंदु कहलाता है मुख्य फोकस। क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं वक्रता केंद्र क्या है।
वक्रता केंद्र। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, वक्रता केंद्र को देखते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो देखिए वक्रता केंद्र सेम टू सेम इसी का उल्टा है। क्या है? उल्टा है ना। या वक्रता केंद्र को ऐसे भी आप लोग परिभाषित कर सकते हैं, या यही परिभाषा होती है। देखो जो हमारा गोली दर्पण होता है उसे हम खोखले गोले, यानी कि एक कांच का खोखला गोला होता है, उसी से काट के निकाला जाता है। तो परिभाषा इसकी हो जाएगी कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को दिखाते हैं C से, और यहाँ मुख्य फोकस को F से, और ध्रुव को किससे? P से। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दो चीज और हमारा मोस्ट है। एक हमारा है फोकस दूरी। फोकस दूरी अंग्रेजी में कहते हैं फोकल लेंथ। फोकस दूरी क्या होती है? तो देखिए मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी जो हमारी ये PF दूरी है, कौन दूरी? PF दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को दिखाते हैं स्मॉल f से। किससे? स्मॉल f से, या कैपिटल F से आप दिखा सकते हैं, लेकिन स्मॉल f से जरूरी ज़्यादा है। V मतलब पांचवा अब आपका दिखाते हैं आपको वक्रता त्रिज्या। क्या बताते हैं? वक्रता त्रिज्या। हाँ, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या इसकी एक परिभाषा ऐसे भी हो सकती है कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब ये गोली दर्पण जो होता है वह किसी भी या जिस भी खोखले गोले से काट के निकालते हैं तो उस गोले का तो वक्रता त्रिज्या रहा होगा, उसी की त्रिज्या को ही हम लोग कह देते हैं वक्रता त्रिज्या। या फिर आपको यहाँ से दिख ही रहा है, ठीक है, कि ध्रुव, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हाँ, यानी कि जो हमारी दूरी कौन सी है? PC। कौन सी दूरी? PC हमारा क्या है? वक्रता त्रिज्या है। और यही हमारी क्या है? मुख्य अक्ष है। F क्या है? मुख्य फोकस है। PF जो दूरी हमारी होगी, PF हमारी क्या है? फोकस दूरी है। कहाँ गया? फोकस दूरी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हमारा आगे आएगा क्या? अब हमारा आगे चलेगा कि प्रतिबिंब का बनना, गोली दर्पण प्रतिबिंब का बनना।